हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स में आज हम 4 जनवरी का करंट पढ़ने वाले हैं। 1, 2, 3 का करंट हम डेली पढ़ चुके हैं। 1 जनवरी से मेरी ये सीरीज स्टार्ट हो चुकी थी। हर रोज़ सबसे पहले जो करंट का वीडियो आ रहा है मेरे ही चैनल पर आ जाता है और 2 से 3 बजे मैं ये वीडियो अपलोड कर देती हूँ, तो सभी लोग इसको ज़रूर देखिएगा। इसमें करंट के साथ साथ करंट से संबंधित सभी फैक्ट क्लियर होंगे और साथ में कुछ मैं चलते चलते प्रश्न कराती हूँ जो कि स्टैटिक जीके के होते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे, जो आपके एग्जाम में वहीं से ही आपको सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेंगे। जो भी फैक्ट नहीं याद हो वो एकदम कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए कल मैंने आपको बताया था आज की एक मीटिंग के बारे में कि हमारी जो मध्य प्रदेश सरकार है अभी हाल ही में बनी है और उनकी पहली कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है और पहली कैबिनेट मीटिंग आज थी और आज जो कैबिनेट मीटिंग थी वो जबलपुर में हुई है, जो कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि जबलपुर में इसलिए रखी गई है क्योंकि हम इस वर्ष रानी दुर्गावती की 500वीं जन्म शताब्दी मना रहे हैं। 1524 5 अक्टूबर 1524 में उनका जन्म हुआ था और वही शताब्दी हम मना रहे हैं, जिसकी चलते जबलपुर में कैबिनेट मीटिंग रखी गई। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार की नवगठित सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग कहाँ पे हुई है, तो याद रखना आप जबलपुर में हुई है। जबलपुर जावली ऋषि के नाम से प्रसिद्ध है। मतलब जबलपुर का नाम जबलपुर इसलिए पड़ा है क्योंकि प्राचीन समय में एक जावली ऋषि हुआ करते थे इस क्षेत्र में, तो उन्हीं के ही नाम पे, वो बहुत बड़े तपस्वी थे, उन्हीं के ही नाम पर जबलपुर का नाम पड़ा गया है। तो आज जो कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी उसमें बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं। कल कितने करोड़ रुपए का बजट वहाँ के लिए मतलब दिया गया है। बजट से मतलब है कि वहाँ के जो अवसंरचना विकास के लिए कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है, ये मैंने कल के वीडियो में आपको बताया है, तो वो ज़रूर देखिएगा। आज का क्वेश्चन है पहला, इसी मीटिंग के दौरान मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ पुरस्कारों को देने की घोषणा की है। वो पुरस्कार कौन से हैं? रानी अवंतीबाई लोधी सम्मान, रानी दुर्गावती सम्मान, रानी लक्ष्मीबाई सम्मान, या ए और बी दोनों। देखो, मध्य प्रदेश सरकार ने या मोहन यादव जी ने अभी हाल ही में 2 पुरस्कारों को देने की घोषणा की है। उसमें से एक है रानी अवंतीबाई लोधी सम्मान और एक है दुर्गावती सम्मान। ये दोनों ही सम्मान मध्य प्रदेश सरकार ने देने की घोषणा की है। रानी अवंतीबाई के बारे में मैंने आपको बताया था, प्रथम वीरांगना है ये हमारे मध्य प्रदेश की, और इन्होंने मध्य प्रदेश के रामगढ़ की ये रानी है। रामगढ़ की ये रानी है, रामगढ़ भी याद रखिएगा। 1857 के भारतीय विद्रोह में इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कट्टर विरोधी के रूप में ये जानी जाती हैं और डिंडोरी में इनका जन्म हुआ था। जबलपुर का जो डिंडोरी है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था रानी अवंतीबाई का। तो इनका जो बोलें कि किस बैकग्राउंड या मतलब किस जाति को बिलोंग करती हैं, तो ये राजपूत थी। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। और जमींदार राव जुझार सिंह क्या इनका जन्म हुआ था, जुझार सिंह की ये पुत्री थी। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। इसके बाद है रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती एक गड़ा राज्य की एक महान शासिका थी और इनका जो विवाह हुआ था गड़ा राज्य के राजपूत थे राजा दलपत शाह, तो दा से दुर्गा और दा से दलपत शाह से हुआ था। और जिसको गोंड राजा संग्राम शाह थे उनको गोद ले लिया था। दलपत शाह को इन्होंने संग्राम शाह ने गोद ले लिया था और मुगल साम्राज्य के खिलाफ अपनी रक्षा के लिए इनको याद किया जाता है। मतलब रानी जो दुर्गावती है उन्होंने अकबर के खिलाफ लड़ाई की थी और जीती भी थी। 5 अक्टूबर 1524 को इनका जन्म हुआ था, जिन्हीं के सम्मान में अभी 500वीं शताब्दी इनकी मनाई जा रही है। और इनका जन्म हुआ था बांदा में। रानी दुर्गावती का जन्म कहाँ हुआ था? बांदा में हुआ था। इनके पति कौन थे रानी दुर्गावती के? दलपत शाह थे, याद रखना। रानी दुर्गावती का जन्म हुआ था 1524 में। इनके पति का नाम क्या था? इनके पति का नाम था दलपत शाह और इनके बच्चे का नाम था वीर नारायण। और इनको जबलपुर की बरेला नामक जगह है, वहाँ पर इनकी समाधि है, याद रखना। रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ है? बरेला में है, वहाँ इनकी समाधि। और इनकी एक कमलावती का नाम भी सुना होगा आपने, जिनके नाम पे स्टेशन का भी नाम रखा गया है, तो इनकी बहन का नाम था कमलावती।
तो ये सभी मध्य प्रदेश सरकार ने पुरस्कार देने की घोषणा की। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में जबलपुर के शक्ति भवन में, जबलपुर का जो विद्युत भवन है उसको शक्ति भवन बोला जाता है, और मंत्रिपरिषद की बैठक में अध्यक्षता की गई है, आयोजित की गई है सॉरी। और रानी अवंतीबाई लोधी और रानी दुर्गावती को श्रद्धा सुमन अर्पित करके उनके सम्मान में एक पुरस्कार की शुरू किया है। रानी अवंतीबाई लोधी और रानी दुर्गावती सम्मान हर वर्ष दिया जाएगा। याद रखना, ये सम्मान कब दिया जाएगा? हर वर्ष दिया जाएगा। और ये किस लिए दिया जाएगा वो भी पढ़ लो। विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष कर सफल होने वाली समाज सेवी महिलाओं को। रानी दुर्गावती और जो अवंतीबाई लोधी पुरस्कार है वो किसको दिया जाएगा? ऐसी महिलाएं जो विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करती हैं और सफल भी होती हैं, उन महिलाओं को यह पुरस्कार दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना। ये भी योजना का बारे में बात की गई थी। तो रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बाजरा, कोदो कुटकी, ज्वार, रागी, ये रागी है, रागी उत्पादन करने वाले किसानों को कितने रुपए प्रति किलो दिए जाएंगे? ऐसे किसान जो ये इन अनाजों का उत्पादन करेंगे, ऐसे किसान जो कि रागी का उत्पादन करेंगे, कोदो कुटकी का करेंगे, ज्वार का करेंगे, बाजरे का करेंगे, ऐसे किसानों को जो सरकार है वो 10 रुपये प्रति किलो प्रदान करेगी और ये सीधे उनके अकाउंट में आ जाएंगे। तो कितने रुपए प्रति किलो दिया जाएगा किसानों को? 10 रुपये प्रति किलो दिया जाएगा। कौन सी योजना आरंभ की है? रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना। आज के दिन के कौन सा है? मतलब आज 4 है, मतलब कल दिन में आरंभ किया है 3 जनवरी को। तो डेट भी याद रखना, 3 जनवरी 2023 को रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना आरंभ की गई। और उसमें क्या बोला गया कि जो किसान कोदो कुटकी, बाजरा, ज्वार, रागी को उत्पादन करेंगे उनको प्रति किलो 10 रुपये दिया जाएगा। तो ये या मतलब अगर वो 10 किलो का उत्पादन करेंगे तो उन्हें 100 दिए जाएंगे, 1000 किलो का उत्पादन करेंगे तो उन्हें 10,000 दिए जाएंगे। इस प्रकार से पैसे उन्हें दिए जाएंगे। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मंत्रिपरिषद ने श्री अन्न के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय लिया है। योजना के अंतर्गत श्री अन्न, कोदो कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा आदि के उत्पादन करने वाले किसानों को 10 रुपये की राशि दी जाएगी। यह राशि सीधे किसानों के खातों में अंतरित की जाएगी। किसके खाते में दी जाएगी? ये सीधे किसानों के खातों में अंतरित की जाएगी। मध्य प्रदेश में कोदो कुटकी की खेती कहाँ होती है? ये भी याद रख लो। तो मंडला में, डिंडोरी में, बालाघाट में, छिंदवाड़ा में, अनूपपुर में, सीधी में, सिंगरौली में और उमरिया में। ये ऐसी जगह हैं जहाँ पर कोदो कुटकी की खेती की जाती है। मोदी जी ने देश में एक नई मिलेट क्रांति का भी शुभारंभ किया है। उनकी पहल पर ही 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष भी घोषित किया है। याद रखना, 2023 कौन सा वर्ष घोषित किया है? ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 के एग्जाम में पूछा भी था। तो उनकी पहल पर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष भी घोषित किया है। ये क्वेश्चन आएगा तो नहीं, लेकिन था आज के जो करंट में, तो मैंने ये डाल दिया है। तेंदुपत्ता संग्रहण दर जो पहले 2000 रुपये हुआ करती थी, अब 4000 रुपये प्रति बोरा कर दी है। प्रति हर तेंदुपत्ता के जो बोरा रहेगा, हर तेंदुपत्ता का बोरा कितने रुपए दिए जाएंगे? 4000 रुपये दिए जाएंगे। तो तेंदुपत्ता संग्रहण दर अब कितनी हो गई है? 4000 रुपये हो गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश ने कितने करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दी? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये क्वेश्चन को एग्जाम में बहुत पूछने की संभावना है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हाल ही में मध्य प्रदेश में कितने करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दी? तो इसका आंसर है 32,000 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश में कितने करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दी है? तो मध्य प्रदेश में 32,000 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना को स्वीकृति दी है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश में बुनियादी सिंचाई सुविधाओं का विकास करने के लिए दृष्टि से सिंचाई का जो रकबा है बढ़ाने के लिए 32,000 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण की मंजूरी दी है। यह हमने अभी पढ़ लिया है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने 4,500 करोड़ रुपए की लागत के सड़क निर्माण के कार्यों को भी स्वीकृति दी है। यह प्रदेश के अधोसंरचना विकास में की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। एक और क्वेश्चन इससे याद आया है, इससे
कि मध्य प्रदेश में जो सिंचाई का रकबा है वो कितना हो गया है। देखो, पहले मध्य प्रदेश में सिंचाई का रकबा 7 लाख हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में ये 45 लाख हो गया है। वर्तमान में कितना हो गया है? 45 लाख। एक और बहुत अच्छी बात बताऊं, वर्तमान में मध्य प्रदेश में लगभग 45 लाख हेक्टेयर या 4.5 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई का रकबा है, जिसको 2025 तक 65 लाख हेक्टेयर करने का निर्णय किया गया है। कितना किया है? जिसको 2025 तक 65 लाख हेक्टेयर करने का निर्णय लिया है। याद रखना, वर्तमान में कितना है? वर्तमान में 45 लाख है, और इसको बढ़ा के कितना करने का है? इसको बढ़ा के जो जल संसाधन मंत्री थे तुलसी सिलावट उस समय के, और वर्तमान में भी तुलसी सिलावट हैं जल संसाधन मंत्री, तो उन्होंने इसको कितना करने का निर्णय लिया था? 65 लाख करने का निर्णय लिया था। और मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में सिंचित जिलों की बात की जाए तो ग्वालियर में सब सर्वाधिक सिंचित जिले हैं, और डिंडोरी जो है वो सबसे कम सिंचित जिला है। याद रखना, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की सरदार सरोवर बांध जो परियोजना है और नर्मदा सागर परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। गुजरात मध्य प्रदेश की ये परियोजना है, और 1979 में इसकी नींव रखी गई थी, और इससे लगभग 1.9 करोड़ हेक्टेयर से ज़्यादा सिंचाई होती है। 1450 मेगावाट बिजली इसमें गुजरात को मिलती है, और 1000 मेगावाट बिजली इसमें मध्य प्रदेश को प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीबी जो एक बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस जिसको बोलते हैं, इसको समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? मतलब टीबी को कब तक समाप्त किया जाएगा? तो टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। आज एक स्वास्थ्य सभा हुई थी जिसमें ये निर्णय लिया गया है, मतलब जिसमें ये बात की गई है कि कब तक टीबी को समाप्त किया जाएगा। तो उसमें बताया गया है कि टीबी को समाप्त करने का निर्णय कब तक किया गया है। तो टीबी को जो समाप्त किया जाएगा वो 2025 तक किया जाएगा। इसके बाद जिसको क्षय रोग उन्मूलन भी बोलते हैं, टीबी को क्षय रोग भी बोला जाता है, तो उसका उन्मूलन भी कब तक किया जाएगा? तो इन सब का उन्मूलन किया जाएगा 2025 तक। टीबी का उन्मूलन कब तक किया जाएगा? टीबी का उन्मूलन 2025 तक किया जाएगा। अगला है, सिकल सेल एनीमिया को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य कब तक है? सिकल सेल एनीमिया को कब तक खत्म किया जाएगा? तो सिकल सेल एनीमिया को 2047 तक खत्म किया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। सिकल सेल एनीमिया को कब तक खत्म किया जाएगा? तो सिकल सेल एनीमिया जो कि एक आनुवांशिक बीमारी है, आनुवांशिक बीमारी है, तो इसको कब तक किया जाएगा? इसको 2047 तक ख़त्म किया जाएगा। कब तक किया जाएगा? 2047 तक। और टीबी को कब तक किया जाएगा? 2025 तक। मध्य प्रदेश में विकसित भारत यात्रा कब से जारी है? आज एक बात चल रही थी जो कैबिनेट में, तो उस समय इसका जिक्र हुआ था, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे डाला है। मध्य प्रदेश में विकसित भारत यात्रा कब से जारी है? 16 दिसंबर से। मध्य प्रदेश में विकसित भारत यात्रा कब से जारी है? 16 दिसंबर से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इस विकसित भारत यात्रा का क्या लक्ष्य है कि ऐसी योजनाएं जो बहुत समय से चल रही हैं लेकिन उनका लाभ लाभार्थी तक नहीं पहुंच पाता है, और यो योजनाएं जो कि बहुत बड़ी स्तर की योजनाएं हैं और सभी को इनका लाभ मिलना चाहिए, तो इस योजना के तहत उनके घर घर जाया जाता है, अभियान करवाए जाते हैं कि उन योजनाओं की जानकारी में दी जाती है ताकि वो योजना जो है वो जन जन तक पहुँचे। तो इसके ही रिगार्डिंग ये 16 दिसंबर से आरंभ हुआ है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश में 16 दिसंबर से भारत संकल्प यात्रा जारी है। ऐसे ज़रूरत और पात्र नागरिक जो किन्हीं कारणों से इन योजना से वंचित रह गए हैं, उन तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाना और उनके जीवन में खुशहाली लाना इसका उद्देश्य है। इसमें आईआईसी बैन में लगे एलईडी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर पहुंचकर योजनाओं की जानकारी दी जा रही है तथा हित लाभ भी वितरित किए जा रहे हैं।
अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मध्य भारत का पहला सुनियोजित शहर कौन सा बनेगा? मध्य भारत का पहला सुनियोजित शहर कौन सा बनेगा? इंदौर, जबलपुर, भोपाल या ग्वालियर? तो मध्य भारत का पहला सुनियोजित शहर बनेगा जबलपुर। कौन बनेगा मध्य प्रदेश का पहला सुनियोजित शहर? जबलपुर मध्य प्रदेश का पहला सुनियोजित शहर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स ये मेरा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पैकेज है, बहुत ही शानदार ये नोट्स हैं, हैंड रिटन ये नोट्स हैं। इसमें आपको 11 बुकलेट मिलती हैं, टोटल ये 11 बुकलेट हैं। इसमें 10 जैसे कि आपको सिलेबस में 10 यूनिट हैं, तो 10 बुकलेट आपको यूनिट वाइज मिलेंगी, जैसे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, और एक बुकलेट आपको करंट अफेयर्स की मिलेगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जैसे कि कोई स्टैटिक जीके का है, जैसे इतिहास है भारत का, या भारत का विश्व का भूगोल है, संविधान, इनके इतने अच्छे सारांश निकाल के फैक्ट डाले हैं, जहाँ से पिछले 20-25 सालों से लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो यहाँ डाले हैं। तो अगर आप ये हमारे प्री के नोट्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके साथ हमारे प्री के नोट्स के साथ हमारे ये प्रीलिम्स का ब्रह्मास्त्र जरूर लीजिएगा। ये प्रीलिम्स का जो ब्रह्मास्त्र है, इसमें 12,000 MCQ हैं। टोटल कितने हैं? टोटल 12,000 MCQ हैं, और बहुत ही शानदार इनको तैयार किया जा रहा है। बहुत ही शानदार तरीके से ये तैयार हुए हैं। मतलब हर यूनिट से एक एक हज़ार प्रश्न है। हर यूनिट का जो बेस्ट 1,000 है वो निकाल कर इनको बनाया गया है। तो आप हमारे एमपीपीएससी प्री के नोट्स के साथ ये प्रैक्टिस सेट भी परचेज कर सकते हैं। साथ में अगर आप हमारा पूरा एमपीपीएससी 2024 का पैकेज लेना चाहते हैं, जिसमें प्रीलिम्स की 11 बुकलेट आपको दी जाती हैं, प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेट की 3 बुकलेट दी जाती हैं, और मुख्य परीक्षा की 44 बुकलेट दी जाती हैं, तो आप ये भी ले सकते हैं। इन 44 बुकलेट में 12 बुकलेट 3 नंबर की होती हैं, 32 बुकलेट 5 नंबर की होती हैं, और 5 नंबर और 11 नंबर की 32 बुकलेट होती हैं। साथ में 25 व्हाट्सएप के ग्रुप दिए जाते हैं। ये ग्रुप ऐसे हैं जिनमें हम आपकी उसकी तैयारी करवाते हैं। इन ग्रुप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो विषय का ग्रुप है, जैसे पॉलिटी का अलग ग्रुप है, ज्योग्राफी का अलग ग्रुप है, तो उनसे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाते हैं। टोटल 58 बुकलेट इसमें दी जाती हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, जिस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। 58 बुक्स का ये पूरा पैकेज है। ये प्रीलिम्स की 8 बुक हैं, और ये प्रीलिम्स के प्रैक्टिस सेट हैं, जिसकी आपको 3 बुकलेट मिलेंगी। ऐसे करके टोटल 58 बुक्स का ये पैकेज है। टेस्ट के साथ भी, मतलब प्रैक्टिस सेट के साथ भी आपको एक ग्रुप मिलता है, और प्रीलिम्स नोट्स के साथ भी मिलता है, और मेंस के 25 बुक्स के साथ भी मिलता है। जो मेंस की 44 बुकलेट होती हैं उसके साथ भी मिलता है, जहां हम आपकी तैयारी कराते हैं। अभी हमने पढ़ा कि मध्य प्रदेश का पहला सुनियोजित शहर कौन सा बनेगा? जबलपुर बनेगा, जिसको मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने हाल ही में घोषणा की। इसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि रोजगार उद्योग लगाने के लिए जबलपुर में स्थानीय उद्योगपतियों को मिलेगा अवसर। जैसे कि इंदौर, जैसे कि अभी प्रदेश स्तर पर इन्वेस्टिंग होता है, ग्लोबल इन्वेस्टिंग मीटिंग होती है, वैसे ही अब जिले स्तर पर भी होगी। जबलपुर से ये आरंभ होगा, ऐसा मोहन यादव जी ने बोला। पिछले 3 माह में 9 सेक्टरों में 9,567 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। 19,000 से अधिक को रोजगार मिला है। अब जिला स्तर पर भी होगी इन्वेस्टर मीटिंग, जैसे मैंने बोला कि अभी मध्य प्रदेश में प्रदेश स्तर पर होती है, जो कि इंदौर में होती है मोस्टली। अब ये कहाँ पे होगी? अब ये जबलपुर में होगी। रोजगार आधारित इकाइयों की स्थापना के लिए 5 वर्षीय रोड मैप भी तैयार किया गया है। इसके बाद ये औद्योगिक क्षेत्र याद रख लेना, जबलपुर के आसपास के ही हैं, इनको विकसित किया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र उमरिया, डंगरिया, इंडस्ट्रियल पार्क नरसिंहपुर, औद्योगिक क्षेत्र टिकरिया जो कि कटनी है, और हरगढ़। ये उमरिया, नरसिंहपुर, टिकोरिया, डंगरिया और हरगढ़, ये ऐसे औद्योगिक क्षेत्र हैं जबलपुर के आसपास जिनके विकास की बात की गई है। अगला है, हाल ही में आरोग्य धाम विकसित करने का निर्णय कहाँ लिया गया है? तो मध्य भारत के सुनियोजित शहर निर्माण की मध्य भारत में एक सुनियोजित शहर निर्माण की रूपरेखा प्रस्तुत है। कहाँ पे? जबलपुर में। इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला कि नमामि देवी नर्मदे जो परियोजना है उसको विशेष रूप से रेखांकित किया, क्योंकि उसको बढ़ाया जाएगा। अब नमामि देवी जो नर्मदे परियोजना, उसको आरंभ कब किया था? 2016 में आरंभ किया था, याद रखना। नमामि देवी नर्मदे परियोजना कब आई थी? 2016 में आई थी। और उन्होंने कहा,
जो अभी मोहन यादव जी ने कि जो कि नर्मदा घाटी जो परियोजना है, ये नमामि देवी नर्मदे जो परियोजना है, उसके तहत स्थानीय जो नर्मदा के आसपास के जो 18 घाट हैं उनको एक दूसरे से जोड़ा जाएगा। क्या बोला कि जो नर्मदा के आसपास के 18 घाट हैं उनको एक दूसरे से जोड़ा जाएगा। इससे क्या होगा, पर्यटन के अवसर मिलेंगे। और जब 18 घाट जो है जबलपुर के आसपास के नर्मदा नदी के, तो उससे क्या होगा, एक घाट से दूसरे घाट में जाने में, आवागमन में भी आसानी होगी। इसी में ही आरोग्य धाम ग्राम विकसित होगा। तो आपसे पूछें आरोग्य धाम ग्राम कहाँ विकसित होगा, तो आपको याद रखना है नर्मदा घाट में आरोग्य धाम विकसित होगा। कहाँ होगा, नर्मदा घाट में। प्रदेश का सबसे बड़ा एलिवेटेड कॉरिडोर कहाँ बनेगा, तो प्रदेश का सबसे बड़ा जो एलिवेटेड कॉरिडोर है वो जबलपुर में बनेगा। प्रदेश का सबसे बड़ा एलिवेटेड कॉरिडोर कहाँ बनेगा, जबलपुर में बनेगा। प्रदेश का सबसे बड़ा एलिवेटेड कॉरिडोर, देखो एलिवेटेड कॉरिडोर मतलब ये होता है कि दोनों तरफ से ही रास्ता निकाला जाए, कोई दिक्कत ना हो, आने जाने में जाम ना फंसे, कोई जैसे कि ट्रेन आ रही हो तो उसमें जाम ना लगे, मतलब इस तरह को क्लियर एक रास्ता हो, उसको एलिवेटेड कॉरिडोर बोलते हैं। और ये कहाँ पे बनेगा, प्रदेश का सबसे बड़ा एलिवेटेड कॉरिडोर, ये भी आज ही घोषणा की गई है। प्रदेश का सबसे बड़ा जो एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा वो जबलपुर में बनेगा। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा से जुड़ जाइएगा। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उससे जुड़ जाइएगा। इसके अलावा मेरा एक फेसबुक अकाउंट भी है, अगर आप लिखने का, कविताएं पढ़ने का शौक़ रखते हो तो आप उससे जुड़ सकते हैं। आकांक्षा शर्मा के ही नाम से है। बाकी आप अक्स 90.0 को भी फॉलो कर सकते हैं। और आकांक्षा हैंडरिटन के नाम से भी मेरा एक इंस्टा ग्रुप है, सॉरी इंस्टा एक प्रोफाइल है जिसमें मैं थॉट डालती हूँ हैंडरिटन, तो उससे भी अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं आकांक्षा हैंडरिटन के नाम से, या आप हैंडरिटन फायर के नाम से भी फॉलो कर सकते हैं। हैंडरिटन फायर, हैंडरिटन डालेंगे, .fire डालेंगे तो आपको मेरा ग्रुप मिल जाएगा। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रदेश का जो सबसे बड़ा एलिवेटेड कॉरिडोर है वो जबलपुर में बनेगा। 800 करोड़ रुपए की लागत से ये तैयार हो रहा है और ये प्रदेश का सबसे बड़ा कॉरिडोर होगा। कितने लागत से, 800 करोड़ रुपए की। अयोध्या और हरिद्वार की तरह नर्मदा के घाटों का भी विकास होगा और नर्मदा के घाटों पर क्या बनाए जाएंगे, आरोग्य ग्राम बनाए जाएंगे। जबलपुर में 63 एकड़ क्षेत्र में IT पार्क का निर्माण किया जाएगा, ये भी बोला है। इसकी लागत 400 करोड़ रुपए है। इसके अलावा मोहन यादव जी ने बोला है जहाँ जहाँ भगवान राम के चरण पड़े हैं उन स्थानों को तीर्थ भी बनाया जाएगा। आगामी 22 जनवरी को हर गांव और शहर में दीपावली मनाई जाएगी और मंदिर भी सजेंगे। याद रखना कब, हर आगामी जो 22 जनवरी आने वाली है उसको। अगला है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना के अंतर्गत केला प्रसंस्करण क्षेत्र में किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, तो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना के अंतर्गत बुरहानपुर को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। किसको मिला है, बुरहानपुर को। बुरहानपुर को केला प्रसंस्करण क्षेत्र में मिला है। सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना में 25 इकाई स्थापित की गई हैं, जिसमें चिप्स, केला पाउडर, केला स्टिक एवं केला सेव बनाए जा रहे हैं जिनका राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विक्रय भी किया जा रहा है। और इनको कहाँ भेजा जा रहा है ये भी पढ़िए, इराक, ईरान, दुबई एवं तुर्की में 25,000 मीट्रिक टन कच्चे केले का निर्यात किया गया। कहाँ पे, ये पूछ सकते हैं। मध्य प्रदेश के जो केला है उसका कहाँ निर्यात किया गया, या उस केले से बने हुए पदार्थों का कहाँ निर्यात किया गया है, तो ईरान, इराक, दुबई और तुर्की में। केले में उच्च तकनीकी प्रशिक्षण से केले के उत्पादन को बढ़ावा भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट इंडिया PSU IT फोरम 2023 अवार्ड किसे दिया गया है, तो गवर्नमेंट इंडिया का PSU IT फोरम अवार्ड मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को दिया है। किसको, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी। फ्रेंड्स, एक कमेंट आया था मेरे पास, सुनील नाम था, सूरज नाम था, ऐसा कोई नाम था, मेरे को एकदम से नाम नहीं याद। रेगुलर व्यूअर है जो मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं, उन्हीं का कमेंट था। उनका कहना था कि मैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भी साथ में करा दूं, तो वो मैं इसलिए नहीं कराऊंगी क्योंकि मैं MP का करंट डेली का एक एक दो क्वेश्चन नहीं कवर कर रही हूँ, पूरे ही क्वेश्चन कवर कर रही हूँ जो उस डेली में जो भी घटनाएं हुई हैं, क्योंकि वो हर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके लिए मैंने ये सोचा है कि जो पूरे मंथ का एक वीडियो लेके आऊँगी, उसमें आपके पूरे मंथ के जो 200-300 सर्वश्रेष्ठ क्वेश्चन रहेंगे राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय वाले, तो वो कवर होते जाएंगे। एमपी के लिए आप डेले पढ़ते जाइए, क्योंकि उससे एमपी का भी आप तैयार होते रहेंगे। एमपी ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी उसके लिए मैं एक वीडियो लाऊंगी, जैसे कि अभी दिसंबर का लेके आऊँगी 3 या 4 दिन में, तो उसमें दिसंबर का कवर हो जाएगा। जनवरी कंप्लीट होगी तो फिर उसमें जनवरी का मैं करवा दूंगी। तो मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को गवर्नमेंट इंडिया पीएसयू आईटी फोरम 2023 अवार्ड दिया गया है। और ये जो अवार्ड है वो 8वां गवर्नमेंट इंडिया अवार्ड है। मतलब 8वां ये जो अवार्ड था वो मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को प्रदान किया गया। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री कौन है? मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर। याद रखना, मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री कौन है? प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं। भारत का पहला यूनिटी मॉल कहाँ बन रहा है? भारत का पहला यूनिटी मॉल मंदसौर में बन रहा है। कहाँ बन रहा है? मंदसौर में बन रहा है। मंदसौर सिलेट के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। याद रखना, किसके लिए? सिलेट के लिए मंदसौर को जाना जाता है। अगला है, ग्वालियर मेले में वाहनों पर कितने प्रतिशत आरटीओ छूट देने का प्रावधान किया गया है? तो ग्वालियर मेले में जो वाहन होते हैं उन पर 50% आरटीओ छूट देने का प्रावधान किया गया है। अभी ग्वालियर में व्यापार मेला लग रहा है, जिसके तहत जो वाहनों पर बिक्री हो रही है उसमें 50% आरटीओ छूट दी जा रही है। अब हम पढ़ते हैं चलते चलते प्रश्न, जो मेरे फेवरेट हैं। हो सकता है आपके भी फेवरेट हों, अगर हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। कमेंट सभी लोग किया कीजिए, जिससे जो भी क्वेश्चन मैं पूछती हूँ आपका वो देंगे तो आपको भी पता चलेगा उसका आंसर, और साथ में मुझे भी पता रहेगा कौन कौन वीडियो देखते हैं। सबसे पहला, कवि प्रदीप सम्मान की स्थापना कब हुई? 2012 में हुई थी। गीत रचना में ये दिया जाता है, 5 लाख रुपए इसमें दी जाती है। वर्तमान में सत्यनारायण सत्तन को ये दिया गया। इकबाल सम्मान की स्थापना कब हुई? 1986 में हुई इकबाल सम्मान की स्थापना। उर्दू लेखन के लिए इनको दिया जाता है। और सैयद तकी हसन को अभी वर्तमान में दिया गया। इकबाल सम्मान किसको दिया गया? सैयद हसन तकी को दिया गया। फिर है तानसेन सम्मान, संगीत हिंदुस्तानी संगीत शास्त्रीय संगीत के लिए दिया जाता है। 1980 में इसकी स्थापना हुई। और वर्तमान में जो तानसेन सम्मान है बांसुरी वादक नित्यानंद हल्दीपुर को ये दिया गया। किसको दिया गया? नित्यानंद हल्दीपुर को ये तानसेन सम्मान दिया गया। लता मंगेशकर सम्मान की स्थापना कब हुई थी? तो लता मंगेशकर सम्मान की स्थापना हुई है 1984 में। और वर्तमान में जो दिया गया है उत्तम सिंह को। किसको दिया गया है वर्तमान में? उत्तम सिंह को लता मंगेशकर सम्मान दिया गया। अगला देखते हैं। फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नए हैं अगर चैनल पर तो। तुलसी सम्मान की स्थापना कब हुई है? तुलसी सम्मान की स्थापना 1983 में हुई है। आदिवासी लोक कला क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है तुलसी सम्मान। और वर्तमान में कालूराम बामनिया को दिया है। तुलसी सम्मान किसको दिया है? कालूराम बामनिया को। कबीर सम्मान की स्थापना कब हुई थी? कबीर सम्मान की स्थापना 1986 में हुई थी। भारतीय कविता में दिया जाता है। और वर्तमान में श्याम सुंदर दुबे को दिया गया। वर्तमान में किसको दिया गया? श्याम सुंदर दुबे को ये दिया गया है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार कब से दिया जाने लगा है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार है और ये 2018 से दिया जाने लगा। और 2022 में ये मध्य प्रदेश राज्य को दिया गया है। और बुरहानपुर जो 100% जल के लिए जाना जाता है। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 से दिया जाने लगा है। और 2022 का किसको दिया गया? मध्य प्रदेश को दिया गया। और ये जल संरक्षण और प्रबंधन में दिया जाता है। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी। और 2019 का ये प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका को दिया गया। उसके बाद ये अभी नहीं दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से दिया जा रहा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। और वर्तमान में दामोदर मौजो को दिया गया है 57वां, जो कोंकणी उपन्यासकार हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहला शंकर राव कुरूप को दिया गया। अगला है सरस्वती सम्मान, साहित्यिक सम्मान है सरस्वती सम्मान, 5 लाख रुपए इसमें राशि दी जाती है। 1991 से दिया जा रहा है। और वर्तमान में शिव शंकरी को दिया गया। सरस्वती सम्मान किसको दिया गया? वर्तमान में शिव शंकरी को ये पुरस्कार दिया गया है।
तो ये याद रखिएगा। अब हम आज का प्रश्न आपसे पूछते हैं। आज का प्रश्न आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज है इंदौर में है जो, वो किस वर्ष स्थापित किया गया। सभी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज इंदौर में जो है वो किस वर्ष स्थापित किया गया था। ये आप लोग मुझे कमेंट, जिन लोग को भी मेरे वीडियो पसंद आते हैं वो कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके बाद कल का क्वेश्चन है, जजिया कर को किस मुगल बादशाह ने समाप्त किया था। उसका आंसर है अकबर। जजिया कर को अकबर ने समाप्त किया था। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉलो कीजिएगा टेलीग्राम को, व्हाट्सएप को। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।